कि पाकिस्तान से केवल एक रिश्ता हो सकता है हिंदुस्तान का, कि कोई रिश्ता नहीं। और मैं इस चीज़ में पूर्णतः विश्वास करता हूँ। तो अब मुझे नहीं पता कि जज को क्या डर था या मजबूरी थी कि वो फांसी की सज़ा ना दे पाया, क्योंकि मेरे हिसाब से तो भैया जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, लेकिन खौफ तो है भाई साहब किसी का। मसूद अजहर है कहाँ? पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। वो उसको जो लिस्ट दी गई थी ये चीज़ें फुलफिल करनी है, उसमें कई लोगों के नाम थे। उसने कई लोगों को अंदर कर दिया, कई टेररिस्ट को। मसूद अजहर को अंदर क्यों नहीं कर पा रहा है? तुम जो करना चाहते थे उससे बड़ी खिलाड़ी वो बन गई। ये है दिक्कत। इसलिए मैं कहता हूं राजनीति वो नहीं होती जो पर्दे के आगे चलती है, राजनीति वही होती है जो पर्दे के पीछे खेली जाती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्रुति। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। और जैसा कि आज आप जानते हैं कि फ्राइडे का दिन है और हमारी सेल्फ अवेकनिंग सीरीज़ का पार्ट आता है, लेकिन वो आज नहीं आया। तो उसका रीज़न ये है कि हम लोग आपसे हर वीडियो में बोलते हैं कि अगर आपको किसी भी टॉपिक की सजेशन या आपको कोई अपनी ओपिनियन देनी हो जो कि आप चाहते हैं कि ली जाए या उस पर विचार हो या उस पर बात हो, तो उसके लिए हमारी इंस्टा आईडी जो हैं उनके जो लिंक्स हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहते हैं। तो उसमें कई लोगों के मैसेजेस आए जब वेडनेसडे को ये फैसला सुनाया गया कि यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा होगी और फांसी की नहीं हुई। बहुत से लोग को फांसी की ही उम्मीद थी। तो लोगों ने पूछा कि आपकी राय क्या है। तो कई लोग से बहसबाजी हुई, कई लोग समझे, कई लोगों ने बात सुनी, अपने भी बात रखी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे मैं कितनों को जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने कुछ स्टोरीज लगाई, उस पर गालियाँ आई, दोनों तरफ से आई। कुछ सपोर्टर्स थे उसके, कुछ मतलब एक कम्युनिटी को बचाने के लिए आए, और कुछ ये कि तुम गलत बोल रहे हो, तो ठीक है। और कुछ पोस्ट पे मैंने रिप्लाई किया तो उस पर भी गालियाँ पड़ी कुछ लोग। तो वो सब की बात करेंगे और फिर बात करेंगे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में हुए कुछ चेंजेस की, जो कि आम आदमी नहीं देख पाता है या आम आदमी को नहीं समझ में आ रही है, और मेरी क्या नज़र है मैं वो बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करेंगे यासीन मलिक की सज़ा। तो अब मुझे नहीं पता कि जज को क्या डर था या मजबूरी थी कि वो फांसी की सज़ा ना दे पाया, क्योंकि मेरे हिसाब से तो भैया जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, लेकिन खौफ तो है भाई साहब किसी का। खौफ है, या क्योंकि खौफ मुझे इसलिए लगता है क्योंकि एक ने कहा था ना कि आतंकवादी डिक्लेयर करके उसको फांसी की सज़ा दी गई थी 1990 से पहले, जस्टिस को ही उड़ा दिया। तो वो भी तो डर है कि हैं तो ये वही जिन्होंने मारा था जज को, हैं तो वही। क्योंकि मुझे और कोई चीज़ नहीं समझ में आई। ये व्यक्ति, पहले ये फोटो देखिए, ये व्यक्ति मेरे आम जनता के पैसे पे पेरोल लेने वाला ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इसके लिए मेरे दिल में कल से कोई जगह नहीं रह गई, वैसे भी नहीं थी। तो जो लोग बहुत इज्जत देके इसको बोलते हैं वो ये बताएं, ये आतंकवादी को पीएम हाउस में बुलाया इसने, पीएम हाउस में। सेपरेटिस्ट से बात करना एक अलग बात होती है, कई प्रधानमंत्रियों ने की है, लेकिन इसने घर बुला लिया। प्रधानमंत्री आवास के अंदर जाएगा, ये प्रधानमंत्री ऑफिस में जाएगा। इसकी औकात इन लोगों ने बढ़ा दी, इस प्रधानमंत्री ने बढ़ाई थी। मनमोहन सिंह से नफरत है, निजी नफरत है, जिसने कश्मीरी पंडितों को मारा, जिसने इस देश के जवानों को शहीद कर दिया, उसको ये प्रधानमंत्री ने बुलाया था। और नरेंद्र मोदी पे क्यों गर्व है, उसके लिए ये फोटो देख ली। ये फोटो के लिए मुझे गर्व है कि मैंने इस व्यक्ति को वोट दिया है जिसने कुत्ते से बुरी हालत इसकी कर दी। सॉरी, कुत्ता तो वफादार होता है, सॉरी, लोग इस पे भी कह सकते हैं कि कुत्ता वफादार होता, सच कहा। ये कुत्ते नहीं है, ये सपोले कह लीजिए आप इनको, आस्तीन के सांप हैं ये, जो कि हिंदुस्तान का खाया, हिंदुस्तान का पासपोर्ट लिया और हिंदुस्तान को ही बर्बाद। और इसी में मैं कोट करना चाहूँगा एक बहुत बड़े स्कॉलर जो खुद को स्कॉलर नहीं मानते हैं,
उन्होंने पीएचडी भी की है, इस्लामिक स्टडीज़ पे पीएचडी की है, बहुत अच्छे वक्ता मतलब लॉयर भी हैं। रिजवान अहमद, डॉक्टर रिजवान अहमद, कि पाकिस्तान से केवल एक रिश्ता हो सकता है हिंदुस्तान का, कि कोई रिश्ता नहीं। और मैं इस चीज़ में पूर्णतः विश्वास करता हूँ, क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान को दो कबीले समझिए और ये समझिए कि आप एक कबीला आपको मार ही रहा है, आपके आदमी को मार देता है, तो उसके बाद आप उससे बात नहीं करेंगे, आप उससे कोई, भले ही आप उसको नहीं मारना चाहते, आप उसके कबीले के आदमी को नहीं मारना चाहते क्योंकि उस कबीले में उस आम आदमी की गलती नहीं है, उसका राजा वैसा है या वहाँ पे यही उसकी सेना को आता है, लेकिन आप उससे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, आप उससे बातचीत भी नहीं करेंगे। और मैं बिल्कुल नहीं बात करने देने के पक्ष में हूँ। और अभी जो मैंने पीछे फोटो दिखाई मनमोहन सिंह की, तो लोग दो बातें लेकर आते हैं, आज ये जवाब लेकर जाइएगा। फांसी की सज़ा पे भी अभी बात करूँगा, पहले इन दोनों पे जवाब लेके जाए बोलूँ। अटल बिहारी वाजपेयी के लिए बोलेंगे कि मसूद अजहर को छोड़ा था, लेकिन 100 से 200 लोगों की जान हलक में थी, भारतीयों की। ऑल पार्टी मीटिंग होती है, क्यों नहीं मना किया? जिस भी पार्टी को आप सपोर्ट करते हो उस पार्टी ने बोला था छोड़िए, हर पार्टी की सहमति थी कि छोड़े जाएं ये 3 आतंकवादी। और एक राज की बात, जब पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, पता है उसमें क्या हुआ? ये जो बिलबिला रहे थे ना अपोजिशन वाले, वो चाहते नहीं थे कि सरकार बोले, और सरकार ने आज दिन तक इसको जानबूझकर राज रखा है। और ना मेरी बात पे विश्वास हो तो आप उसने समय की न्यूज़ देखिए 2019 की जनवरी की, मसूद अजहर को चोट लगी थी, आज 3 साल होने वाले हैं, मसूद अजहर है कहां? पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, वो उसको जो लिस्ट दी गई थी ये चीज़ें फुलफिल करनी है, उसमें कई लोगों के नाम थे, उसने कई लोगों को अंदर कर दिया, कई टेररिस्ट को। मसूद अजहर को अंदर क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि आप लोग वो सिनेरियो देखते हैं, मैंने कहा ना पॉलिटिक्स वो नहीं होती जो दिखती है, पॉलिटिक्स वो होती है जो दिखती नहीं है। और नरेंद्र मोदी के भाषण को पकड़ना सीखिए। जिस दिन ये हुआ था उसके बाद उनका एक भाषण हुआ था, उन्होंने एक चीज़ बोली थी मोदी जी ने कि गलती तो उन्होंने कर दी। इसका मतलब पता है क्या था? गलती तो उन्होंने कर दी, कि गलती तो उन्होंने कर दी है, अब अंजाम क्या होगा ये अब हम बताएंगे। और जो उस दिन अटैक हुआ है, आप लोगों के हिसाब से क्या हुआ था उसमें? ये कह रहे ना पेड़ गिराया है, पेड़ नहीं, उसमें मसूद अजहर मारा गया। पाकिस्तान की मजबूरी यह है कि उसने उतने समय कह दिया कि नहीं, बम में कोई नुकसान नहीं हुआ, लाशें कुछ नहीं हुई, जबकि असलियत यह है कि मसूद अजहर उसी दिन मार दिया गया, क्योंकि वो पुलवामा अटैक का मेन कॉन्स्पिरेटर था। और ये रॉ की इंटेलिजेंस थी, हमारी इंटेलिजेंस की कामयाबी थी कि उसको वहाँ घुस के मारने में एयर स्ट्राइक ने एकदम मारा गया है। वरना अब यहाँ सोचिए, ग्रे लिस्ट में IMF की आ जाओ तो यार कितनी दिक्कत होती है, लोन से लेके कुछ मिल नहीं पा रहा, तो लोन नहीं लेना है क्या? फॉरेन रिजर्व बचे नहीं है, लेकिन अब ये फंस गए हैं। मान ले तो नरेंद्र मोदी को फायदा हो जाएगा कि मसूद अजहर को हमने मरवा दिया, नहीं मानेंगे तो हो सकता है ब्लैकलिस्ट करवा दें। दोनों तरफ फंसा दिया है इनको। वो जो हराम होती है ना एक चीज बोलना, एक जानवर का नाम सा से शुरू होता है, वो बना के रख दिया है, ना उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं। तो इसलिए मुझे अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा है। और 5 अगस्त 2019 के बाद इस देश की पॉलिसी कश्मीर को लेके चेंज हो गई है। जिसको मानना है माने, नहीं मानना है ना माने। अब उन लोगों का जवाब जिनको मैंने बोला कि फांसी की सजा मैं भी चाहता था, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि इस इंसान को उम्र कैद। पता है क्यों? मैंने भी कल जिस दिन ये फैसला आया, वेडनेसडे और थर्सडे, मैंने सोचा, वेडनेसडे कोई सोच रहा था कि यार फांसी सजा हो जाए, ये टांग दिया जाएगा, या तो हाई कोर्ट भागेगा। हाई कोर्ट भाग नहीं सकता, इकबाल कर लिया है, खुद कबूल कर लिया है, तो वहाँ पे भी यही होगा कि फांसी कुछ बहुत ज़्यादा होगा। अब मान लीजिए और पक्ष लड़े और फांसी की ही सज़ा सुनवा दी जाती, तो सुप्रीम कोर्ट तक टाइम बर्बाद होता। मैं कहता हूँ इस फैसले को यहीं रखो, इसको उम्र कैद कटवाए। अब इसके ऊपर एक एक करके
सारे केस के फैसले आएंगे। पाप का इसका जो घड़ा भरा है। अब देखिए, एक चीज होती है कि बुलडोजर बाबा के नाम से योगी जी जीत गए। पता है क्यों? क्योंकि जब सपा ने इस बुलडोजर को निगेटिव टर्म में यूज किया कि डिस्ट्रक्शन किया, लेकिन लोगों को पता क्या याद आया कि अतीक अहमद के गुर्गे ने मेरे घर पे कब्जा किया था, तब ये बुलडोजर चला था। मेरी जमीन पे अतीक अहमद ने घर बनाया था, ये बुलडोजर तब चला था। अतीक अहमद को गोली मरवा देता बाबा, तो अतीक अहमद का खौफ जो था वो ये होता है कि अतीक अहमद को कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए गोली मरवा दी। अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, लेकिन जब इनकी प्रॉपर्टी पे चला बुलडोजर, वो अभी नगाड़े बजा के, तो आदमी के अंदर से खौफ खत्म हुआ। आदमी को समझ में आ गया प्रशासन ही था जिसकी वजह से ये बड़े बने हुए थे। प्रशासन में एक ऊपर का मुख्यमंत्री बदला, फिर वही सा वाला बना के रख दिया कि मुख्तार अंसारी जैसा आदमी व्हील चेयर से उठ नहीं पा रहा है। ये होता है प्रशासन, ये होती है सरकार। सरकार जरूरी नहीं है कि विकास दुबे वाला रिजल्ट सबको दे। कुछ लोगों का ये खौफ, तो यासीन मलिक को जब सजा होगी, जब वो जेल से निकलने के लिए कुढ़ेगा, जब उसका बुढ़ापा उसी दर्द में गुजरेगा, तब होगा इंसाफ। अरे एक झटके में उसको मार दिया तो क्या मारा? हलाला खाते हैं ना, हलाल खाने की आदत है ना, तो हलाल ही करके मारो कि एक चीरा रोज, एक चीरा रोज। बस एक रिक्वेस्ट है जज से कि ये हाई सिक्योरिटी जेल का नाटक ना करो। कोई बहुत महान आदमी जेल नहीं गया है, एक सा जेल गया है, एक आस्तीन का सांप जेल गया है। इसको उसी बैरक में रखा जाए जहां की फांसी देने वालों को रखा जाता है। इसको वो मारे, इसको मरने ना दो, लेकिन इसको रोज मार पड़े। मजा तो तभी है रोज इसको बांध के मारा जाए, रोज इसके साथ वही हो जो इसने कश्मीर में किया, तब इसको दर्द समझ में आएगा। समझे क्यों मुझे उम्र कैद होने पे खुशी हुई? क्योंकि फांसी में तो एक बार में मर जाता ना, झटका नहीं। हलाल खाना की आदत है ना, तो हलाल ही। और जो मुस्लिम भाई अगर देख रहा हूँ तो भैया अपने नेताओं को समझा लीजिए, क्योंकि कल रहमानी जी और आपके कुछ कश्मीरी लोग, जब बात होगी कि आतंकवाद, तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन यासीन मलिक की बात करेंगे, ओसामा बिन लादेन की बात करेंगे, तो वो मुसलमान, इसलिए आप उनके खिलाफ बोलते हैं। अरे चाहे ओसामा बिन लादेन हो, चाहे माओवादी हो, जिनको आप नक्सलाइट कहते हो, मैं नक्सलाइट नहीं कहता हूँ, मैं उनको माओवादी कहता हूँ। उनको गोली पड़े, फांसी मिले, किसी हिंदू को सुना? जबकि जो माओवादी हैं वो ज़्यादातर किसान, पिछड़े वर्ग के लोग हैं। कोई पिछड़े वर्ग का आदमी जाता है कि नहीं इनको गोली तुमने क्यों मारी, इनको फांसी की सजा क्यों दे रहे हो? वो कोई चिल्लाता है कि ये पिछड़ा आदमी था इसलिए इसको मार दिया, ये किसान था इसलिए इसको मार दिया। नहीं, आतंकवाद का कोई कुछ नहीं होता है। अरे मैं तो आपसे कहता हूं कि ऐसे लोग जब मरे तो इनकी लाशें गड़ने मत दो, कहो इनको जलाओ, ये मुसलमान नहीं थे। बिल्कुल ये होना चाहिए, क्योंकि ये धर्म के नाम पे कर रहे थे। इन्होंने वहां पे विरोध केवल धर्म के नाम पे किया और किसी नाम पे नहीं। तो आपको मिसाल बननी पड़ेगी, क्योंकि हिंदू मिसाल बना रहा है। इस देश का बंटवारा हिंदू मुस्लिम आधार पर हुआ, तब भी हिंदू के जब नेताओं ने कह दिया कि नहीं हिंदू मुस्लिम एक साथ रहेंगे, तो हमने माना, हमने मिसाल दी कि हम कम्युनल नहीं है। लेकिन अब आपको साबित करना आप कम्युनल नहीं है, तो आपको इनका विरोध करने निकलना पड़ेगा। किसी प्रखरवादी को जरूरत नहीं होनी चाहिए ये कहे। अगर रहमानी कहीं कुछ कहे तो उसको लात पड़नी चाहिए। अगर कोई मुसलमान कहीं कोई बड़ा नेता या कोई भी कहे हम ओवैसी जैसा, उसके मुंह पे जूता पड़ना चाहिए कि तुम ये गलत कह रहे हो। इसको सजा मुसलमान होने के खातिर नहीं, इसको सजा आतंकवादी होने के खातिर मिली है। समझिए दोनों में डिफरेंस। और जो भी आपकी ओपिनियन हो कमेंट में बताइए। अब चलते हैं हमारी दूसरी वीडियो पे। आज का जो दूसरा वो है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स। तो बेशर्म और बेहया ये दो शब्द हैं जो कि बहुत बड़े शब्द हैं, और मैंने आज दिन तक ये दो शब्द
एक साथ किसी आदमी के लिए यूज़ नहीं किया, लेकिन मैं शरद राव पवार के लिए इस्तेमाल करूँ, क्योंकि अब मैं पहले बताता हूँ कि क्यों। बेशर्मी और बेहयाई की ये हद होती है कि मुंबई में जब ब्लास्ट होते हैं, सीरियल ब्लास्ट होते हैं 1990 के दशक में, 1990 में ही हुए थे शायद, तो उसमें 11 अटैक होते हैं और शरद राव पवार बाहर आके बोलते हैं नहीं 11 नहीं 12 हुए, एक मस्जिद में हुआ है। जब जांच होती है और 12 नहीं 11 ही निकलते हैं, तो शरद राव पवार ने माना है, अभी आप देखिए जाके वीडियो जिसमें उसने बोला है, उस इंसान ने बोला है कि वो तो क्योंकि हिंदू इलाकों में हुए थे तो कम्युनल हिंसा ना हो जाए, जबकि वो कम्युनल थे, वो बम ब्लास्ट कम्युनल ही थे। तो मैंने बोल दिया कि एक मस्जिद में भी हुआ है, बैलेंस करने के लिए। ये है बैलेंसवादी, समझे, ये बैलेंसवादी है ना, तो बैलेंस करने आए थे। अब रिसेंट की घटना सुशांत सिंह राजपूत, उसमें जो भी कार्रवाई हुई मैं वो नहीं कहूँगा, लेकिन उस केस से सीबीआई महाराष्ट्र में ऐसी घुसी है, सीबीआई, एनसीबी और ईडी की निकली नहीं रही है भाई। इनके खुद के कमिश्नर थे परमवीर सिंह, उन्होंने ही गृह मंत्री और वजह की शिकायत करी, कार्रवाई होना शुरू हुई, पहले 2 लोग अंदर गए, फिर सीबीआई फिर आई, फिर ईडी आई, और मतलब चालू होता है कि अंबानी के यहाँ जिलेटिन रोड की रॉड रखी जाती है, उनके घर के बाहर धमकी मिलती है, और वो वसूली कांड आपको ये पता है। अब होता क्या, नवाब मलिक जब अंदर जाते हैं तो विक्ट्री का साइन बना के जा रहे थे, ये फोटो देखिएगा, विक्ट्री। उसके बाद फिर वही इसको सा बना दिया, सॉरी गाली निकलने वाली थी, सा बना के रख दिया इसको, सा डैश, आप भर लीजिएगा। क्यों? अभी कोर्ट ने पिछले हफ्ते फैसला सुनाया, फैसला क्या अपनी ऑब्जर्वेशन में बोला है कि जो ईडी ने सबूत पेश किए हैं वो दाऊद इब्राहिम से इसके रिश्ते पुख्ता करता है। मतलब कि जो एविडेंसेस ईडी ने कोर्ट के सामने रखे, उनसे ये कोई उनमें डाउट नहीं रह जाता है कि इनके रिश्ते दाऊद से थे। और बेशर्मी और बेहयाई देखिए कि उनको आज दिन तक नवाब मलिक को मंत्री पद मिला है और बिना मंत्रालय के मंत्री बनाए हुए हैं, जेल के अंदर बैठा आदमी, और दाऊद का गुर्गा होने का आरोप लग रहा है, दाऊद से पैसा और सब लेने। पता है क्यों? क्योंकि ये रिश्ता नवाब मलिक का नहीं, ये रिश्ता है शरद राव पवार का, समझे। शरद राव पवार का अगर सपोर्ट ना होता तो नवाब मलिक ये ना कर पाते, ना उनके गृह मंत्री ये करते। लेकिन वो पैसा ना तो उनके गृह मंत्री को जा रहा था, ना नवाब मलिक का कोई भी चीज़ थी, ये है शरद पवार की। और इसीलिए शरद पवार जानते हैं कि अब ईडी और आगे बढ़ रही है, नवाब मलिक का लड़का लड़की सब फंस रहे हैं, और यहाँ तक कि शरद पवार के भी घर में पहुँच चुके हैं, शरद पवार के लोग फंस गए हैं, घर वाले फंस गए हैं। इसीलिए शरद पवार अब जा रहे हैं नरेंद्र मोदी से मिलने, वो इसीलिए मिल रहे हैं। वहां पे खेल ये चल रहा है, इतने समय तीनों चाहते हैं कि सरकार दूसरा गिराए, बीजेपी नहीं चाहती कि सरकार गिरे। जो लोग कह रहे थे ना बीजेपी नहीं चाहती सरकार गिरे, बीजेपी को मजा आ रहा है, क्योंकि ये सरकार जितनी लंबी चलेगी उतनी गहरी कब्रें खुद खोद रहे हैं। भैया बीजेपी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बीजेपी बैठ गई है, सीबीआई और ईडी सब निपटाए दे रहे हैं। और जो लोग कह रहे हैं ये साजिशन हो रहा है, तो भाई साहब कोर्ट में तो सबूत पेश किए जाते हैं। उसके बाद जो विक्ट्री का साइन बना के हमने फोटो दिखाई थी ना, गए थे नवाब मलिक, आज दिन तक निकलने की औकात नहीं है, नहीं निकल पाए, दाऊद से रिलेशन प्रूफ हो रहे हैं। और मैंने एक चीज़ बोली थी कि राज ठाकरे और वो जो नवनीत राणा वाला केस था, तो राज ठाकरे को शरद पवार ने खड़ा किया था और बीजेपी ने नवनीत राणा को, बहुत से लोग नहीं मानने को तैयार थे। तो भाई साहब समझो, नवनीत राणा क्यों गिरफ्तार हो गई, और राज ठाकरे जो धमकी दे रहा था कि अगर ईद के बाद नहीं उतरे लाउड स्पीकर तो हम उतरवाएंगे, उसको नहीं, वो तो लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने को बात कर रहा था। क्यों? शरद पवार का खेल था। बीजेपी ने देखा कि अगर ऐसा हो गया तो शिवसेना डूब जाएगी,
शिवसेना डूब गई तो उन्हीं के लिए खतरा है कि फिर से एक नई पावर से लड़ो। उन्होंने क्या किया, नवनीत राणा खड़ी कर दी, उसको वो अंदर हो गई तो वो राज ठाकरे से बड़ी वो हो गई। और आज आप देखिए, अभी आप देख लीजिए, जाके सर्च कर लीजिएगा कि राज ठाकरे और नवनीत राणा गरिया रहे हैं। राज ठाकरे, अरे भैया तुम हिंदूवादी, वो भी हिंदूवादी। कहो मेरी बहन को जेल भेजने वालों के खिलाफ मैं अनशन करूंगा, नहीं कहोगे। क्यों? तुम हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो सही, वो हनुमान चालीसा सीएम के हाउस के सामने पड़ेगी तो गलत, तुम उसको गरियाओगे क्योंकि उसने तुम्हारा खेल बिगाड़ दिया। तुम जो करना चाहते थे उससे बड़ी खिलाड़ी वो बन गई। ये है दिक्कत। इसलिए मैं कहता हूं, राजनीति वो नहीं होती जो पर्दे के आगे चलती है, राजनीति वही होती है जो पर्दे के पीछे खेली जाती है। इसी के साथ वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आपका क्या थॉट है, क्या आपकी ओपिनियन है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कोई टॉपिक या किसी बारे में शेयर करना है कुछ भी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक तो दिए गए हैं, मैसेज कर लेना यार। जो भी बात करनी है आओ, वहाँ पे बात भी करेंगे। कमेंट बॉक्स सेक्शन भी खुला है, बात करो, खुल के बात करेंगे, कोई चीज़ ढकी छुपी रखते नहीं हैं। अब मिलते हैं संडे को गरम अड्डे में। तब तक अपना ख्याल रखो, मास्क लगाए रहना, अपना ख्याल रखना, बी पॉजिटिव, लर्न टू स्पीक। बाय बाय।